हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बिरजू कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर ज़िला का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप बिहार का नाम सुने होइएगा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के सेशन को अगर आप अटेंड कर लिए, अगर आज इस सेशन को बारीकी तरीक़ा से देख लिए, अगर आज इस सेशन को बारीकी तरीक़ा से सीख गए तो फिर आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन है, एक बार ज़ोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। इस सेशन का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधा बाजार के भविष्य के बारे में बताना। साइकोलॉजी क्लास को दो भागों में बांटा गया है। साइकोलॉजी क्लास को दो भागों में बांटा गया है। साइको यानी साइको का मतलब मन होता है और लॉजी का मतलब विज्ञान होता है। तो साइको प्लस लॉजी इजकल टू साइकोलॉजी कहलाता है, जिसका हिंदी होता है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का एक रूपांतर शब्द है। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का एक रूपांतर शब्द है, जो कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति का साइकोलॉजी जानना हो यानी कि मनोविज्ञान पकड़ना हो, तो आप किस तरह उस व्यक्ति का मनोविज्ञान पकड़ते हैं। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपका कोई मित्र होता है और आपसे अचानक मिलते हैं। अगर आपका मित्र उदास रहते हैं तो आप अपने दिमाग में ज़रूर सोचते हैं, लग रहा है कि मेरे दोस्त के घर में कोई मर गया है या मेरे दोस्त के घर में कोई बीमार है। ये ज़रूर आपके मन में, आपके सोच में ये विचार ज़रूर उत्पन्न होता है कि आज मेरा दोस्त दुखी है, तो या तो इसके घर में कोई मर गया होगा या तो इसके घर में कोई बीमार है। तो आप एक साइकोलॉजी से पकड़ लेते हैं, उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। जैसे मनोविज्ञान का मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के मन के हाव भाव को देखकर उनके अंदर जो चल रही धारणाएं हैं उसे जान लेना ही साइकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों, और आपका मित्र कोई ऐसा मिल जाता है, जैसे कि आपका मित्र कोई बहुत ही खुश होकर के आपसे मिलता है, तो आपको साइकोलॉजी के माध्यम से ये समझ में आ जाता है कि लग रहा है आज मेरे मित्र के घर में किसी का जन्म हुआ है, इसलिए मेरा मित्र बहुत खुश है। या तो इस मित्र के घर में किसी का शादी हो या कोई फंक्शन हो, इसलिए आपका मित्र बहुत खुश रहता है। तो साइकोलॉजी, आप किसी भी व्यक्ति का साइकोलॉजी आप सेकेंडों में पकड़ सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, किस रंग रूप का है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और यहाँ जो मैंने बोर्ड पे सारी बातें लिखी हैं, ये आप एक कॉपी और डायरी पेन लेकर के बैठिए। अगर सीखना चाहते हैं, अगर एक उम्मीद है, एक सपना है अगर मन में, माइंड में, तो आप एक पेन और डायरी लेकर के जितने भी बारीकी तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ इस सेशन को, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट को, फ्यूचर क्लास को, तो आप अपने कॉपी कलम लेकर के कॉपी में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी बात हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब लिखने में थोड़ा वक्त लगता, इसलिए मैंने पहले से ही लिख करके आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो जल्दी जल्दी में मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी, इसके आगे का हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे डायरेक्टर साहब ने अपने कंपनी को जब शुरुआत किए थे तो उन्होंने 10 लोगों का रेशियो लेते हुए चले थे, जिसमें एक खामोखा था और 3 सलाहकार था और 6 लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग के थे। तो चलिए बात करते हैं खामोखा। खामोखा होता क्या है, खामोखा हम किसे कहते हैं? तो खामोखा दोस्तों हम लोग को कहते हैं, उस लोग को जो बड़े से बड़े पार्टी या फंक्शन में जाते हैं और छोटी छोटी खूबियाँ निकालते रहते हैं, उसे ही हम खामोखा कहते हैं। मैं एक बार और बताना चाहूँगा, जो लोग बड़े से बड़े फंक्शन या पार्टी में जाते हैं
और छोटी सी छोटी नुक्स निकालते रहते हैं, उसे ही हम खामोखा कहते हैं। तो हम खामोखा लोग को ही कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने बड़े चाव से एक शर्ट खरीदे थे, आपने बड़े चाव से एक अच्छी शर्ट खरीदे थे और पहन करके जा रहे थे, रास्ते में आपको एक दोस्त मिल जाता है और आपका दोस्त आपसे कहता है कि अरे दोस्त, ये शर्ट कहाँ से लिया है तुमने? तो आप कहते हैं मैंने तो दुकान से इसे ख़रीदा है। तो आपका दोस्त कहता है अरे यार, मेरे अपने चाचे जी के पास ऐसे ऐसे सिलेक्शन के कपड़े आए हैं, ऐसे ऐसे ब्रांडेड शर्ट आए हैं, मैं वहाँ से दिलवा देता, ये शर्ट तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा है। वो क्या करता है बेचारा, नाराज़ हो जाता है और वो शर्ट को पहनने से इनकार हो जाता है। जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ता है, फिर एक दूसरा दोस्त मिल जाता है, उसे बोलता है अरे यार, ये कैसा शर्ट पहन लिया है तुमने, तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा है, बेकार लग रहा है। तो दूसरे दिन क्या करता है वो व्यक्ति, उस शर्ट को, जिस शर्ट को उन्होंने बड़े चाव से ख़रीदा था, उस शर्ट को ले जाकर अलमारी में रख देता है और कहता है अब मैं कभी नहीं इस शर्ट को पहनूंगा। तो दोस्तों, आप ये बताइए कि आप अपने लिए जीते हैं या दूसरों के लिए जीते हैं? तो दोस्तों, हम लोग हैं अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं जीते हैं। इसलिए अपना ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहिए, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहना चाहिए या दूसरे के फैसला पे नहीं चलना चाहिए। तो ये जो खामोखा होते हैं वही लोग होते हैं जो आपके बुराई करते हैं और आपके अच्छे काम में छोटी छोटी नुक्स निकालते रहते हैं, उसे ही हम खामोखा कहते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने कॉपी में, जैसे कि बड़े से बड़े शादी या फंक्शन में छोटी छोटी खूबियाँ निकालने वाले लोगों को हम खामोखा कहते हैं। बड़े से बड़े कामों में छोटी छोटी नुक्स निकालते रहता है। जैसे कि एक खामोखा व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी शादी या फंक्शन में जाता है और वहाँ पे भरपेट भोजन खाता है और फ़ोटो लेता है, सेल्फी लेता है, और अगर उस जगह पे लड़की वाले के तरफ से उसे पूछता है उस बंदे को कि भाई बताइए, आपको यहाँ पर आए, आपको इनवाइट किया गया, आप यहाँ पे खाएं पिएं, सब कुछ अच्छा रहा? तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, भाई सब कुछ बहुत बढ़िया था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन वो जो रसगुल्ले का साइज था वो थोड़ा छोटा था, थोड़ा सा बड़ा रहता ना तो और मज़ा आ जाता। तो देखिए दोस्तों, वैसे ही लोग को हम खामोखा कहते हैं। अब एक बात बताइए कि रसगुल्ले का साइज छोटा हो या बड़ा है तो आखिर रसगुल्ला ही, लेकिन उन्होंने जो खूबियाँ निकाल दिया, इससे वो व्यक्ति नाराज़ हो जाता है लड़की वाले की तरफ से और कहता है भाई कोई बात नहीं है, आप जाओ, मैं रसगुल्ले का साइज बड़ा करूँगा तो फिर एक बार आना खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप खामोखा के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और आगे बात करते हैं 3 लोग जो सलाहकार थे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आए हुए। वो पहला व्यक्ति राम था और दूसरा व्यक्ति श्याम था और तीसरा व्यक्ति मोहन था। पहला राम जो था, राम अपने पिताजी के ऊपर डिपेंड करता था, राम अपने पिता के ऊपर डिपेंड करता था, और श्याम जो था अपनी पत्नी पर डिपेंड करता था, और मोहन जो था अपने दोस्त के ऊपर डिपेंड करता था। जो राम जो था अपने पिता के ऊपर डिपेंड करता था, और श्याम अपने पत्नी के ऊपर डिपेंड करता था, और मोहन अपने दोस्त के ऊपर डिपेंड करता था। चलिए राम की बात करते हैं। जब राम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है, BEC बिजनेस एजुकेशन क्लास को अटेंड करता है, सेमिनार को जब देखता है तो राम बहुत ही खुश होता है और अपने ऑफलाइन को बोलता है कि काम तो बहुत ही अच्छा है, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं नौकरी करता था वो अच्छा नहीं लगता था मुझे, और ये बिजनेस देखा हूँ, बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छा है और मैं काम करने जाता हूँ, लेकिन इस काम को शुरू करने के लिए शुरू में कुछ पैसे लगते हैं जो कि मुझे
पिता के ऊपर डिपेंड था राम, जो कि मुझे पिताजी से लेकर के आना पड़ेगा, मुझे घर जाने दीजिए। तो राम का अपलाइन जो है उनसे कहता है कि जब तुम घर जाओगे तो अपने पिताजी को क्या बताओगे? तो राम कहता है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं अपने पिताजी से पैसे लेकर के आऊँगा। जब राम घर जाता है, अपने घर जाता है जब राम, तो वहाँ पे पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी मैंने बहुत ही अच्छा बिजनेस देख करके आया हूँ और मैं इस काम को करूँगा। इस काम को शुरू करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जो कि तब उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो पिताजी बोलते हैं पहले काम के बारे में बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो राम कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ एक ये जो है राम नए थे, सिर्फ सेमिनार देखें और सब चीज़ देखने के बाद जैसे जैसे हुआ और बताएं कि पिताजी बहुत ही अच्छा काम है और मैं इसमें कुछ दिन काम करूंगा, 4 से 5 महीने, तो 30 से 40 हज़ार रुपया अर्निंग करूंगा, 30 से 40 हज़ार रुपया कमा लूँगा। उसके बाद क्या होता है कि राम के पिता बोलते हैं कि राम ऐसे ऐसे कई कंपनियां आई और गई, मैंने 50 साल की उम्र में ये बाल यूं ही नहीं सफ़ेद किया है, ऐसे ऐसे कितनी कंपनियां आई और गई, और तुम इस कंपनी में जा कर के फंसने जा रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में। तो फिर क्या होता है, राम के पिताजी राम को पैसे देने से इनकार हो जाता है, मना कर देता है, और क्या होता है राम बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता है और राम का लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये बिजनेस शुरू नहीं कर पाता है। सेम उसी प्रकार दोस्तों श्याम जब इस बिजनेस को देखने आता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखने आता है, तो श्याम बड़े ही अंदर जाता है, सेमिनार को देखता है, अटेंड करता है और अपने अपलाइन को बोलता है, जिन्होंने उसे बुलाया था, बोलता है कि काम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतर है, मैं करूँगा, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआत में कुछ पैसे लगते हैं, जो कि मुझे अपने पत्नी से लेकर के आना पड़ेगा। अपने अपलाइन को बोलता है। तो अपलाइन बोलता है जब तुम घर जाओगे तो अपने पत्नी को क्या बताओगे, अपने गांव के लोगों को क्या बताओगे, ताकि तुम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सको। श्याम का अपलाइन काम को बताने के लिए मना कर देता है और बोलता है जाके घर से चुपचाप पैसे लेकर के आकर के अगर कामयाब होना चाहते हो तो बिजनेस को शुरू कर लेना। तो फिर श्याम क्या करता है, अपने पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जो तुम्हें 15 से 16 हज़ार रुपये दिए थे वो पैसा मुझे दे दो और मैं अभी चल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। उनका पत्नी बोलती है, श्याम का पत्नी, ए जी अभी तो आए हैं और उल्टे पांव जाने की बात करते हैं, कम से कम एक गिलास पानी तो पी लीजिए। उनका पत्नी बोलती है श्याम का। तो श्याम बोलता है नहीं मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे पैसे दो और मुझे जल्दी ही जाना है। तो फिर श्याम का पत्नी पूछती है श्याम से कि कैसा काम है, कौन सा काम है। तो श्याम बोलता है कि मेरा अपलाइन काम बताने के लिए मना किया है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर श्याम का पत्नी क्या करती है, बोलती है कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शादी के मंडप पे फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का वादा किए थे, याद कीजिए उस दिन को। श्याम मजबूर हो जाता है और अपने पत्नी को जैसे जैसे वहाँ पे सेमिनार देखा था बता देता है। तो श्याम का पत्नी बोलती है काम तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये काम सिर्फ आप नहीं, एक मेरा भाई है जो कि मेरा भाई उनपे रहते थे, इनका भाई श्याम का पत्नी का। तो बोले कि जाओ उनको भी लेकर के और दोनों आदमी चले जाइएगा। फिर जब श्याम अपने पत्नी के गांव जाते हैं उनका भाई को लाने के लिए, तो उनका भाई का नाम होता है सोहन, और सोहन को जब बताती है काम के बारे में श्याम, तो बोलते हैं कि एक मेरा दोस्त है जो
जो बहुत पढ़ा लिखा है उसे भी लेकर के चलते हैं। तो श्याम को पत्नी ने अपने गांव भेज दिया अपने भाई को लेकर के जाने के लिए, और इसका भाई एक और लड़के को तैयार कर दिया कंपनी में सेमिनार जहाँ पे देखा था वहाँ जाने को। तो क्या होता है, जब वो अपने पत्नी के भाई को लाने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे लोग उन्हें मिल जाते हैं श्याम को, जो पैसे क्या ऐसी बातें सुनाते हैं गांव में। तो श्याम का भी काम यहीं से कहानी ख़त्म हो जाता है। इनका पत्नी इसे पैसे नहीं देते हैं, इनका पत्नी को कोई उल्टा सीधा समझा देता है और श्याम भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता है। श्याम का भी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों सेम उसी प्रकार मोहन अपने दोस्त के ऊपर डिपेंड करता था, और मोहन भी आया, बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा, सेमिनार को देखा, सारे चीज़ों को अटेंड किया, और जब इनको पैसे के बारे में पता चला कि काम को शुरू करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, तो मोहन ने अपने दोस्त के ऊपर डिपेंड था, तो अपने अपलाइन को बोला मोहन ने कि मैं अभी गांव जा कर के पैसे लेकर के आऊँगा, बिजनेस को शुरू करूँगा। जब मोहन भी गांव जाता है तो अपने दोस्त से पैसा मांगता है, और आप इतना ध्यान रखिएगा कि दोस्त के पास कभी भी पैसे नहीं रहते हैं, और इनका जो दोस्त था वो अपने घर परिवार से ही इतना परेशान थे कि इसके दोस्त के पास पैसे नहीं था। जब मोहन पैसे मांगने के लिए जाता है तो बोलते हैं कि दोस्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, और इनका भी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और क्या आप बताइए कि ये तीनों लोगों को कैसा सलाह मिला, सही सलाह मिला? नहीं दोस्तों, ये तीनों लोगों को गलत सलाह मिल गया, उल्टा पुल्टा गांव में बता दिया गांव वाले ने, और यही सब देखते हुए इन तीनों का लाइफ खराब हो गया। तो सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात? दोस्तों सलाह लेना अच्छी बात भी है और सलाह लेना बुरी बात भी है। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से सलाह लेना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है और हलवाई के पास जाइएगा डॉक्टर बनने का तरीका ढूंढने या पूछने, तो आपको जलेबी छानने के अलावा कुछ नहीं सिखाने वाला है। और जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था राम, श्याम और मोहन के बारे में, तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग के थे ये ही डायमंड लोग थे, और इन्होंने कुछ नहीं देखे समझे और अपना काम को स्टार्ट किए, और आज यही अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल है, कामयाब है, और आज ये पैसे कमा रहे हैं अच्छे खासे, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। दोस्तों ये बताइए, क्या राम का पिता इस कंपनी का डायरेक्टर था? क्या श्याम का पत्नी इस कंपनी का सिंडिकेट था डायरेक्ट सेलिंग का? क्या मोहन का दोस्त इस कंपनी का कोई ट्रेनर था? नहीं, इन तीनों को गलत सलाह मिला। दोस्तों सलाह लेना अच्छी बात भी है और सलाह लेना बुरी बात भी है। सलाह हमें उन व्यक्ति से लेना चाहिए जिसके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, जानकारी हो, तभी जा कर के आप किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे सलाह लेकर के कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंसान के जीवन में कामयाब होने के लिए 5 स्टेप का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे पहला स्टेप है मौका, दूसरा विश्वास, तीसरा सोच, और चौथा पैरामीटर, और 5वां नज़रिया। हम बात करते हैं मौका की। तो मौका इंसान के जीवन में अचानक से आए हुए चमत्कार को मौका कहते हैं। किसी इंसान के जीवन में अचानक से आए हुए चमत्कार को मौका कहते हैं। दोस्तों मौका की अगर हम बात करें तो आप लोगों के भी ज़िंदगी में कई बार मौका आया होगा, लेकिन आपको उन्हें पहचानने में भूल हो गई होगी। तो दोस्तों
हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। एक बार की बात है दोस्तों, आकाशवाणी हुआ और एक नदी के किनारे एक पेड़ था और पेड़ पे बहुत सारा बंदर और बंदरिया बैठा हुआ था और उसके नदी के साथ बहुत ही नदी में पानी था और वहाँ पे पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर बंदर और बंदरिया रहते थे। एकदम से अचानक से आकाशवाणी हुआ, बिजली कड़कने के बाद उसमें से आवाज़ आई कि जो इस पानी में अभी कूदेगा, जो बंदरिया इस पानी में पेड़ पर से कूद जाएगा वो राजकुमारी बन कर के निकलेगी और जो बंदर इस पेड़ पर से पानी में कूद जाएगा वो राजकुमार बन के निकलेगा। तो जिस बंदर और बंदरिया ने लेट कर दिया वो तो नहीं कुछ बन पाया, लेकिन एक बंदरिया थी जो इतना बात सुनते ही डायरेक्ट न कुछ सोचा समझा और पानी में छलांग मार दिया और राजकुमारी बन कर के बाहर निकला। और रास्ते में एक राजकुमार जा रहा था, उससे वह बंदरिया राजकुमारी बन जाती है और शादी कर लेता है राजकुमार और उसके साथ चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन्होंने मौका को पहचाना और पानी में कूदा तो राजकुमारी बन गया। सेम उसी प्रकार से हम सबके ऊपर लागू होता है बात दोस्तों कि आप मौका को किस तरह से पहचानते हैं, आप मौका को किस तरह से पहचानते हैं दोस्तों। तो बाकी बात तो दोस्तों, मौका के ऊपर एक और छोटा सा स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में एक मंदिर होता है और एक मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे। अचानक से उस गांव में बाढ़ आ जाता है, बहुत भयानक बाढ़ आ जाता है। पानी का स्तर बढ़ते रहता है धीरे धीरे और गांव वाले सब गांव छोड़ करके दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो गांव वाले ने जब गांव को छोड़कर भाग रहे थे तो उन्होंने देखा कि पानी मंदिर के पास भी आ पहुंचा है और गांव वाले ने पुजारी को बोला कि पुजारी जी, आप जल्दी इस गांव को छोड़ करके चलिए, इस गांव में बाढ़ आ गई है और पानी का स्तर बढ़ते ही जा रहा था दोस्तों। तो पुजारी जी ने बोला कि अरे कोई बात नहीं है, मैं पुजारी हूँ, मुझे भगवान पे अटूट विश्वास है और तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं कुछ होने वाला है क्योंकि मैं पुजारी हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने बताएं कि एक मौका उन्होंने गवा दिए गांव वाले ने। उसके बाद जब पानी का स्तर पूरी तरह से बढ़ गया दोस्तों, तो पानी मंदिर के गेट पे आ गया दोस्तों। तो कुछ एनडीआरएफ के टीम ने बोले कि पुजारी जी, सारे लोग तो गांव को छोड़ करके निकल गए, आप यहाँ क्यों हैं, आप चलिए हमारे नाव में बैठ जाइए और हम आपको बचा लेंगे। तो पुजारी जी ने बोला कि हमें भगवान पे बहुत अटूट विश्वास है कि वो हमें बचा लेंगे। तो दोस्तों, वो पुजारी जी उनका बात भी नहीं मानता है और दोस्तों पुजारी जी उनका भी बात नहीं मानते हैं एनडीआरएफ का टीम का, और बोलते हैं कि हमें भगवान पे बहुत विश्वास है, वो हमें बचा लेंगे। तो क्या होता है, पानी जब मंदिर के ऊपर जाता है तो पुजारी जी एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और जब एनडीआरएफ का टीम हेलीकॉप्टर लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि पुजारी जी आप मेरे हेलीकॉप्टर में आ जाइए, तो पुजारी जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे बचा लेंगे। अब होता क्या है दोस्तों कि पानी सर के ऊपर जाता है, पुजारी जी एकदम उसी में डूब जाते हैं पानी में और मर जाते हैं। जब उनका आत्मा भगवान के पास जाता है तो वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान बताइए, मैंने आपका इतना तपस्या किया, इतना भक्ति किया, इतना भजन किया, इतने सब चीज़ करते हुए भी आप मुझे नहीं बता पाए। तो भगवान बोलते हैं, अरे मूर्ख, वो जो गांव वाले ने तुम्हें बचाने के लिए गया था उसको कौन भेजा था। फिर बोलते हैं, अरे मूर्ख, भगवान बोलते हैं उस पुजारी को कि अरे मूर्ख, वो जो टीम कुछ गए हुए थे तुम्हें बचाने के लिए,
वो उसको कौन भेजा था? उस सब को मैं ही भेजा था, और तुमको मैंने 3 मौका दिया था, लेकिन तूने एक भी मौका को नहीं पहचाना। तो दोस्तों, उसी तरह से हमारे जीवन में भी कई तरह के मौका आते हैं, लेकिन हम मौका को पहचानने में थोड़ा लेट कर देते हैं और हम नाकामयाब होकर के बैठे हुए हैं दोस्तों। और चलिए हम आगे बात करते हैं। विश्वास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के किए गए कार्य को दोस्तों विश्वास हम उसे कहते हैं जिसे अपने आँखों से देखकर, अपने कानों से सुनकर किए गए कार्य का जो हमारे मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है और उस पर विश्वास हो जाता है, उसे ही हम विश्वास कहते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो एक पेन डायरी लेकर लिख भी सकते हैं। अपने आँखों से देखकर, अपने कानों से सुनकर जो हमारे मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है विश्वास का, उसे ही हम विश्वास कहते हैं। दोस्तों, विश्वास की अगर बारे में हम आपको समझाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं शॉर्टली थोड़ा समझाना चाहूँगा। एक बार की बात है दोस्तों, एक साधु जी होते हैं, उसके 10 शिष्य होता है, और 10 शिष्य को साधु जी बोलते हैं कि टोकरी में पानी भर के लेकर के आओ बगल के तालाब में से। 10 शिष्य कहता है कि भले टोकरी में पानी कैसे आएगा। तो दोस्तों, हम सब भी समझते हैं कि टोकरी में पानी कैसे आएगा। दोस्तों, क्या होता है जब 10 शिष्य टोकरी में पानी भरने के लिए जाता है तालाब के किनारे, झील के किनारे, तो सुबह से शाम हो जाता है लेकिन टोकरी में पानी आता ही नहीं है। सुबह से शाम हो जाता है, सब ऐसे ऐसे करते रहते हैं, टोकरी में पानी आता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर आता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है, कई ऐसे शिष्य तो गुरुजी को गालियाँ देते हैं कि क्या काम में फंसा दिया है मेरे शिष्य, मेरे गुरुजी, और गाली दे दे करके भाग जाता है। किसी को 2 बजे भाग जाता है, कोई 3 बजे भाग जाता है, कोई 4 बजे भाग जाता है। गुरुजी को बहुत गाली देते हैं उसके शिष्य, और उसके बाद वो शिष्य सब घर चला जाता है। लेकिन एक जो था उसमें से एक ऐसा शिष्य था जिसको विश्वास था गुरुजी के अपने हर एक वचनों पे। तो वही एक शिष्य क्या किया, जो मिट्टी था, मिट्टी से लेप दिया टोकरी को बढ़िया से, और लगातार परिश्रम करते करते मिट्टी का छिद्र, जो टोकरी का जो छिद्र था वो सब जाम कर दिया। और उसके बाद टोकरी में पानी भर करके गुरुजी के पास लेकर के गया है कि गुरुजी मैंने टोकरी में पानी भर करके ले आया। तो गुरुजी पूछते हैं बाकी सब जो तुम्हारे साथ में गए थे वो सब कहाँ हैं? तो बोलते हैं वो शिष्य, गुरुजी वो तो आपको गाली दे करके, गाली देते हुए भाग गया सब घर, जो मैं पानी लेकर के आ गया। तो दोस्तों, उस शिष्य को विश्वास था जिन्होंने टोकरी में पानी भर के अपने गुरुजी के पास लेकर के आए, और उस सब शिष्य को विश्वास नहीं था जिन्होंने गुरुजी को गालियां दी थी, तो वो सब घर चला गया दोस्तों। तो विश्वास उसी को कहते हैं दोस्तों जिसको विश्वास रहता है ना किसी भी चीज़ को देखकर अपनी आँखों से, तो वही इंसान अपने ज़िंदगी में कामयाब होता है दोस्तों।